106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी कि नारी शक्ति वंदना बिल अभी खैर लागू तो नहीं हुआ है, बट महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए 33% रिजर्वेशन की बात करता है। अब अगर ऐसे ही बात हम अपने लॉ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करें, अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के अकॉर्डिंग करें, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ लेकर आई हूं, जो कि स्पेशली विमेन के लिए, विमेन एडवोकेट्स, विमेन लॉयर्स के लिए काफी बड़ी और लैंडमार्क जजमेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट अस डिस्कस दिस जजमेंट। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ये जजमेंट बात किस चीज के बारे में करता है? ये जजमेंट दिलाता है 30% कोटा महिलाओं को, महिला एडवोकेट्स को 30% कोटा दिलाता है इन स्टेट बार काउंसिल्स। जैसे जैसे हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आज तक महिलाओं के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट बार काउंसिल्स में जगह देने का, सीट देने का, हिस्सेदारी देने का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था। बट सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट की वजह से, यानी कि योग माया एमजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की वजह से, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने जा रहे हैं। तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग 30% वुमेन कोटा इन स्टेट बार काउंसिल्स को रिजर्व किया जाएगा। और ये जो कहना है कोर्ट का, ये कंप्लीटली नॉन निगोशिएबल है। मतलब कि क्या नॉन निगोशिएबल बना देता है, इसकी एनफोर्सेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। शॉर्टफॉल शुड बी ब्रिज्ड थ्रू को ऑप्शन, और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है अगर कहीं भी, अगर किसी भी स्टेट में कहीं पे वैकेंसी कम भी हो रही, कहीं पे सीट भी अगर कम हो रही है महिलाओं की, तो उसको ब्रिज किया जाएगा, यानी कि उसको इक्वलाइज किया जाएगा। किसके थ्रू? को ऑप्शन। ये एक प्रोसेस है, को ऑप्शन के, ऑप्शन के थ्रू इसको इक्वलाइज किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। जजमेंट के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि 8 दिसंबर 2025 यानी कि रीसेंट जजमेंट है। अब जो आपके आगे एग्जाम्स आएंगे, एपीओ, जुडिशरी या एआईबी, उन सब एग्जामिनेशंस में ये जजमेंट को पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सीधा रिलेट कर रहा है 106 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, ऑल्दो वो भी लागू नहीं हुआ है, होगा बहुत जल्दी जब आपके डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, बट तब भी ये दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर चीजें हैं। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बात करता है महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? 33%। और ये जो जजमेंट आया है, इसकी वजह से कितना महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा स्टेट बार काउंसिल्स में? 30% मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। लेट अस मूव फर्दर। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, क्योंकि प्रेजेंट केस जो अराइज हुआ है वो किसी ना किसी ऑनगोइंग प्रॉब्लम, किसी ना किसी ऑनगोइंग पॉलिटिकल या फिर लीगल इशू के बेसिस पे ही अराइज हुआ है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाके बात करें, तो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है ना बार में, वो काफी ज्यादा लो रहा है। काफी ज्यादा लो, यानी कि इतना लो रहा है कि वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल ही हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 441 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अब ये बात सिर्फ एक स्टेट की या एक स्टेट बार काउंसिल की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है पूरे के पूरे भारत देश में जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उसमें। तो पूरे भारत में जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उसमें 441 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अक्रॉस 18 स्टेट बार काउंसिल्स, ओनली 9 वर वुमेन। आप सोच सकते हो, 441 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 9 वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कितना ज्यादा कम नंबर है, मतलब 9 लोग। इतने तो हमारे आसपास के क्लोज रिलेटिव्स ही होते हैं, उसमें आप काउंट कर लो जरा। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा कम है। कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा और ये भी बोला कि इतना कम रिप्रेजेंटेशन अमाउंट करता है 2.04%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। बट इफ यू सी, अगर आप अपने घरों के पास में, जहाँ पे भी आपने इंटर्नशिप्स करी होगी, पास में आप कोर्ट्स में जाओगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक विमेन एडवोकेट्स आज के टाइम पे कितनी बड़ी वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना बड़ा हिस्सा है, और इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन इतना ज्यादा कम है। कोर्ट ने इस बात पे सवाल उठाए। फिर उसके बाद में द गवर्निंग स्टैट्यूट, यानी कि द एडवोकेट्स एक्ट 1961, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के जो एग्जिस्टिंग रूल हैं, वो किसी भी तरीके के, वो किसी भी तरीके के जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन को मेंशन नहीं करते थे, मैंडेट नहीं करते थे। बट अब जो ये जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये चीज बोल दी है कि इस जजमेंट की वजह से ये जो एडवोकेट्स एक्ट है, और इसको एज अमेंडेड ही माना जाएगा, एज चेंज्ड, एज अमेंडेड ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30% कोटा, 30% रिजर्वेशन की बात कर दी गई है। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों की लाइन भी पढ़ देती हूँ। दैट द एडवोकेट्स एक्ट 1961
Its existing rules did not mandate gender based reservation for women in bar councils, तो इसलिए महिलाओं के लिए कहीं पे सीट भी रिजर्व नहीं करी गई, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपने आप से काफी ज्यादा नीचे गिरता चला गया। उसके बाद में पिटिशनर जो कि महिलाएं एडवोकेट्स थी, उन्होंने ये आर्ग्यू किया दैट देयर वाज अ ग्रॉस मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द बार बॉडीज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अक्रॉस इंडिया। फिर उसके बाद में क्या होता है इस केस का डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में पिटिशनर जिनका नाम है योग माया एमजी और उनके साथ साथ स्नेहिला चौधरी, इन्होंने ये सॉर्ट किया, इन्होंने ये कोर्ट से ये अपनी प्ली जो डिमांड करी, इन्होंने सॉर्ट किया मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन द गवर्निंग बॉडीज ऑफ ऑल द स्टेट बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया एंड दैट एटलीस्ट वन ऑफिस बेयरर पोस्ट ऑन अ रोटेशनल बेसिस। वन ऑफिस बेयरर पोस्ट, ये इस जजमेंट का हाईलाइट बन जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जो हमारे स्टेट बार काउंसिल के जो ऑफिस बेयरर होते हैं रोटेशनल बेसिस में, वहां पे भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिलाया जाए, मैंडेटरी दिलाया जाए। फिर उसके बाद में उन्होंने ये कंटेंट किया कि 6 डेकेड्स यानी कि 60 साल बाद भी, 60 सालों तक भी अंडर द एडवोकेट्स एक्ट किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता जो महिलाएं और मेन एंड वुमेन दोनों के बीच में एक जेंडर रिप्रेजेंटेशन को दिखाए। कहीं पे तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, आप लोग देखते भी होंगे आपके आसपास जो इलेक्शंस होते हैं, बार काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं, वहां पे जो मेन है उनका रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा रहता है। जब वो वोट्स के लिए जाते हैं, जब अपनी वो रैलीज निकालते हैं और जितने भी इलेक्शन के जो प्रोसेस है वो करते हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा कम हो जाता है। तो सारी चीजों का इस जजमेंट में ध्यान रखा गया है और बहुत ही ज्यादा रिसर्च, पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड जजमेंट है ये। उनकी ये डिमांड थी कि कॉन्सेप्चुअली ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव कमिटमेंट्स जहां पे जेंडर इक्वालिटी की बात करी जाती है। अब इसमें जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आर्टिकल 14 को भी ले आते हैं भाई, आर्टिकल 14 को भी ले आते हैं यहाँ पे। तो जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 14 ऑटोमेटिकली आ जाता है और इसी के चलते महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दिलाना इन द स्टेट बार काउंसिल बिकम्स ऑल द मोर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर्ट ने अपनी रीजनिंग देते हुए रेफर किया कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस एंड रीसेंट लेजिस्लेटिव एंड सोसाइटल पुशेस फॉर इक्वालिटी। आप लोग देख रहे होगी इवन एज लॉ स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एलएलएम किया होगा, उन स्टूडेंट्स ने फेमिनिज्म की थ्योरी जरूर पढ़ी होगी ग्लोबल जस्टिस वाले अपने सब्जेक्ट में। तो जहां पर हम फेमिनिज्म की थ्योरीज को इन द टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ रहे हैं, तो कोर्ट ने यहाँ पे सेम चीज को रिआइटरेट किया, बोला कि किताबी जो नॉलेज है, किताबी जो कॉन्सेप्ट्स है, बस वो उतने इनफ नहीं होते हैं, उनको हमें प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे सोसाइटल पुशेस फॉर इक्वलिटी के बारे में बात करी गई है। ओके, समझे आप सभी। फिर लास्ट में चल के बात करते हैं, लास्ट में चल के कोर्ट ने क्या बोला। कौन कौन से जजेस थे? द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉयमाला बागची, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया और बोला कि डायरेक्ट करते हुए, मतलब मैंडेटरी डायरेक्शन है, ये कोई छोटा डायरेक्शन नहीं है, ये काफी मैंडेटरी डायरेक्शन है। बार काउंसिल्स को, स्टेट बार काउंसिल्स को बोला गया कि आप लोगों को इंश्योर करना है कि कम से कम 30% ऑफ जो सीट है बार काउंसिल्स की वो महिलाओं के हित में जाए। उसके बाद में जो इलेक्शन प्रोसेसेस हैं, where the election processes has not been notified, the quota must be implemented as follows for the current year। जहाँ पे भी बार काउंसिल्स के जो इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं, वहां पे इस तरीके की स्कीम में आगे प्रोसेस में मूव किया जाएगा। क्या क्या है? 20% सीट्स टू बी फिल्ड बाय वुमेन थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, 10% सीट्स टू बी फिल्ड बाय को ऑप्शन यानी कि सिलेक्शन, जहां पे रिक्वायरमेंट हो, जहां पे महिलाओं का जो इतने एलिजिबल एडवोकेट्स है, जो लर्नेड एडवोकेट्स है, उनका वहां पे सिलेक्शन किया जाए जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। कुछ ऐसे काउंसिल्स जहां पे इलेक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं या फिर जहां पे इलेक्शंस को नोटिफाई कर दिया गया है, एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने, सच एज बिहार, छत्तीसगढ़। कोर्ट ने वहां पे डिफिकल्टी को, वहां पे इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की डिफिकल्टी को भी रियलाइज किया और कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि mid course correction should be maintained but that the ultimately 30% target must be met। के बीच में आप लोग कोऑप्शन का जो तरीका है उसको एक्सरसाइज करते हुए इस गैप को ब्रिज कर सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम से जो भी इलेक्शंस होंगे वहां पे इस जजमेंट को मैंडेटरीली फॉलो किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो रेलेवेंट रूल्स हैं अंडर द एडवोकेट एक्ट, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी रेलेवेंट रूल्स दिए गए हैं अंडर द एडवोकेट एक्ट, उनको कैसे समझा जाएगा, उनको कंस्ट्रू किया जाएगा। कंस्ट्रू का मतलब समझना, शुड बी कंस्ट्रूड एज अमेंडेड टू
incorporate these reservation processes, essentially affecting the quota through judicial direction rather than legislative amendment. मतलब कि जजेस ने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है तो जुडिशियल डायरेक्शन की बेसिस पे चलते हुए, ना कि अमेंडमेंट, ना कि लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट का वेट करते हुए आप अभी से ही इन सब चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि कितना लैंडमार्क जजमेंट आए हैं स्पेशली महिला एडवोकेट्स के लिए। अगर आपको सेशन पसंद आया है और क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट केस का हमने डिस्कशन किया है और ऐसा भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस आपसे एक केस पूछा जाएगा, तो आप क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ले सकते हो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज ishita_study_iq। उसके अलावा अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस या फिर मेंटोरशिप चाहते हो तो आप इस दिए गए नंबर पे अपनी 3 डिटेल्स भेजनी है। बस आपको क्या क्या भेजना है? नेम, एग्जाम, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कौन से एग्जाम में आप अपियर होना चाहते हो, जुडिशरी, एपीओ, एआईबी, और उसके साथ साथ अपना फोन नंबर। बस इतनी 3 चीजें आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है और बाकी आगे की डिटेल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपको हमारे बैचेस पे हैवी डिस्काउंट चाहिए तो आपको बस एक ही कोड यूज करना है, दैट इज IR लाइव। इस कोड को याद कर लो, क्योंकि अगर ये कोड यूज नहीं करोगे तो डिस्काउंट भी आपको नहीं मिलेगा, IR लाइव। और इसके साथ साथ इस कोड को यूज करते ही आपको मिल जाती है मेरी पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस। आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्रह्मास्त्र बैच इज लाइक एवरीथिंग एट वन प्लेस। सारी चीजें जो भी आपका जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, लीगल ड्राफ्टिंग, AIB 21, क्लैट PG और APO फाउंडेशन बैचेस, सारे के सारे बैचेस आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। क्योंकि जुडिशरी का एग्जाम आएगा, जो बच्चे जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे होंगे वो ऑफ कोर्स APO के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जो बच्चे सोच भी रहे हैं कि हमें जुडिशरी एग्जाम्स के लिए अपेयर होना है, तो आपको उससे पहले AIB तो क्लियर करना ही पड़ेगा। AIB क्लियर करने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस मांगते हैं 3 इयर्स का, वो सोचते हैं कि चलो हम अपनी LLM कर लेते हैं। तो LLM के लिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है क्लैट PG। बेसिकली आप देख रहे हो एक बैच लेने की वजह से आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बैच। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो सेशन को, एंड see you in the next one. Thank you so much, everyone.